हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, चित्र आधारित प्रश्न आने वाले हैं, उन सब की चर्चा जो है वो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम किस तरीके से फॉर्मेशन रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो आपके सिलेबस में 14th चैप्टर है और मिड टर्म के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपकी जो फर्स्ट बुक है उन सभी चैप्टर्स के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक के सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को। यहां पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट जरूर हुए हैं, लेकिन पिक्चर और मैप जो क्वेश्चन है वो वैसे के वैसे ही हैं। तो हमें सभी बुक्स के जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें समझना होगा। तो हम हर एक लेक्चर में केवल 3 चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो चित्र आधारित सवाल हैं, उनको करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 लेक्चर में हम इन सभी चित्र आधारित प्रश्नों को हल कर लेंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये सारे चित्र आधारित प्रश्न है तो यहाँ पर बोर्ड पर इन्हें करा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए हम सहारा लेंगे पीपीटी का, जिसमें कि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी जो हम पूरा का पूरा ये लेक्चर करेंगे इसका संबंध किससे, क्लास 12 से है। और राजनीतिक विज्ञान की जो आपकी सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके सभी जो चैप्टर्स हैं उनके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर सीक्वेंसली देखेंगे तो आपकी जो बुक 1 है उसके अंदर 7 चैप्टर्स थे जिनके ऊपर जो वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और यहाँ पर आपका सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और सीक्वेंसली देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सत्र की बात करें, सेशन की बात करें तो 2022-23 का ये जो सेशन है इसके अंदर न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सारा क्या है, हमारा न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी बुक का जो सबसे पहला चित्र है जो कवर पेज पर है, वो हम पहले इस चित्र को देखते हैं कि ये चित्र किस बारे में चर्चा कर रहा है, और उसके बाद जो है वो हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इनकी चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, अगर मैं चित्र की बात करूं, अगर हम चित्र को गहनता से देखें तो यहाँ पर आपको 2 सैनिक दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये भी क्या है, आपका एक सैनिक है और ये भी क्या है, सैनिक है। और ये ऊपर ये जितनी भी पलटन आप देखेंगे इनके चेहरों पर खुशी है। ये खुशी किसकी है, आजादी की है। किसकी खुशी है ये, कि अब ये क्या हो गए, आजाद हो गए हैं। लेकिन अगर हम ऊपर ध्वज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो झंडा है ये किसका है, भारत का है। और ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ध्वज जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर क्या पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये जो चित्र है ये आजादी के साथ साथ और किसकी बात कर रहा है, विभाजन की भी बात कर रहा है, पार्टीशन की भी बात कर रहा है। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो हमें इस चित्र में दर्शाती है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चित्र क्या संदेश दे रहा है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं कि चित्र आजादी की खुशी को दर्शा रहा है, तो जी हाँ देखिए दोनों देश आजाद हो गए तो इसकी खुशी को दर्शा रहा है। विभाजन की त्रासदी को भी दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आजादी तो मिली है लेकिन साथ ही साथ क्या मिला हमें, विभाजन भी मिला है। तीसरा जो ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और डी जो है दोनों को एक साथ बयान करता है, यानी कि दोनों को एक साथ दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी,
कि ये दोनों ही चीजों को बताता है, आजादी की खुशी भी बता रहा है और विभाजन की जो त्रासदी है उसको भी दर्शा रहा है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला जो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन रहा है कि प्रस्तुत चित्र किन दो देशों के झंडों को दर्शाया गया। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक तरफ हमें किसका ध्वज मिलता है, भारत का, और दूसरी तरफ जो ध्वज हमें देखने को मिलता है वो पाकिस्तान का। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडों को यहाँ पर दिखाया गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत चित्र में लोगों को झंडा फहराने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम कि भाई इनको आजादी की खुशी है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। तीसरा है स्वयं को दूसरे से ऊंचा दिखाना। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है कि जितने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा हो रहा था, वहां पर शांति को स्थापित करने का जो प्रयास है वो इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत चित्र में किन दो संप्रदायों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही क्लियर हो जाता है। भारत की बात करें तो भारत की तरफ से हिंदुओं को दिखाया गया है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम संप्रदाय को दिखाया गया है। और इससे रिलेटेड जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाता है, आंसर डी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को इस चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आई होप अब आपको ये वाला जो चित्र है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और चित्र की बात करेंगे तो आपके बुक की जो शुरुआत है वो इसी चित्र से होती है, यानी कि आपके कवर पेज पे ही आपको ये चित्र दिख जाएगा। तो पहले एक बार चित्र का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो इमारत देख रहे हैं ये कौन सी इमारत है, ये है जामा मस्जिद। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने इसके बारे में अवश्य से सुना होगा। और अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिदों में इसका नाम जो है वो शुमार है। तो यहाँ पर आप जामा मस्जिद को देख सकते हैं, और इसके ठीक सामने यानी कि जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो क्या है, लाल किला। क्या है, लाल किला जो है, अगर जामा मस्जिद आप कभी गएंगे तो जामा मस्जिद और लाल किला जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ पर एक ध्वज फहरता दिखाई दे रहा है, और ये हम सभी को पता है ये हमारे प्यारे देश भारत का ध्वज है, भारत का झंडा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि भाषण दे रहे हैं। और ये व्यक्ति कौन है, ये और कोई नहीं, नेहरू जी हैं। देखिए नेहरू आप टोपी से हमेशा पहचानिए कि इस तरीके की टोपी जो है वो इसे नेहरू टोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो व्यक्ति हैं वो कौन है, नेहरू है। तो इस चित्र में आपको बेसिक यही समझना है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि चित्र में किस घटना को दिखाया गया है। स्वतंत्रता के बाद पहले भाषण को, गणतंत्र दिवस के भाषण को, जामा मस्जिद को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के पहले भाषण को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला हो गया नेहरू का महान भाषण। दूसरा है कर्म वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, और नेहरू का महान भाषण भी इसे नहीं कहा गया है। ऑप्शन सी है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, तो यही क्या है, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भाषण देने वाले व्यक्ति की पहचान करें। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन है, नेहरू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखना है, यहाँ पर हमारा सीधा ऑप्शन क्या है, पंडित नेहरू जो है ये यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किसको संबोधित किया गया। तो यहाँ पर संबोधित का मतलब क्या है कि किसको सुनाया गया या किसके आगे प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि संविधान सभा को ये जो भाषण है ये पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो देखिए अब आपकी बुक में कुछ ऐसे पिक्चर्स भी है जहां पर आपके 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने उनको भी यहाँ पर जगह दी है। तो चलिए एक बार
क्विकली देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सवाल हैं जो कि आपके बुक में हैं और यहाँ से आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर के रूप में देखेंगे कि कुछ डाक टिकट है। देखिए आज का जो दौर है वो जरूर मेल, इंटरनेट और व्हाट्सएप का है, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि जो हम चिट्ठी भेजते हैं, जो पत्र व्यवहार करते हैं, उसमें डाक टिकट जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 की डेट जो है वो लिखी गई है, यानी कि ये जो डाक टिकट है ये कब जारी की गई है? 26 जनवरी 1950 को जारी की गई है। और इसमें भारत से संबंधित कई चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से क्या बनता है कि यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकट को किस अवसर पर जारी किया गया था। तो ऊपर ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया है, तो हमें आंसर में ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को इन डाक टिकट को जारी किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन डाक टिकटों पर छपे चित्र को आपके गणतंत्र दिवस के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या हो गया कि एकता के सूत्र में बांधने की, तो जी हाँ ये वाली जानकारी बिल्कुल मिलती है। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र को स्थापित करने की, तो ये भी चुनौती हमारे सम्मुख थी। और तीसरा है कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में विकास की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कृषि के क्षेत्र है उसको भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी को हम देख सकते हैं इन डाक टिकटों में। अगला जो चित्र है वो आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो आपको इस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति कौन है? जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, और इनका नाम हम सभी को पता है। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और आपकी बुक में ये जो चैप्टर है इसके अंदर इस चित्र का प्रयोग किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये किस स्थान की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है ये उस समय नोखली में था, और वर्तमान की बात करें, अभी की बात करें, तो ये जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश का क्षेत्र है। यहाँ पर जो हिंसक घटनाएं हो रही थी उनको काबू पाने के लिए गांधी जी वहां पर एक यात्रा पर गए थे। तो उसी से रिलेटेड ये चित्र है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को कि चित्र में उस नेता की पहचान करें जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? महात्मा गांधी, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया है? महात्मा गांधी का दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है जो हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, चित्र में 1947 में गांधी को नोआखली की यात्रा में दिखाया गया है। यह स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। ये स्थान कहाँ पर स्थित है बेटा? वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। तो आई होप अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले चित्र की तरफ, जो कि आपके इस चैप्टर की बुक में है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, चलिए एक बार पहले उस चित्र को समझ लेते हैं कि ये चित्र क्या कहना चाह रहा है। ये जो चित्र है उस समय का चित्र है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और शरणार्थियों की जो अदला बदली है, यानी कि यहाँ से जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उसकी दशा को दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आपने गदर फिल्म देखी है, आपने, होप आप सभी ने ये गदर फिल्म देखी होगी, सनी देओल का बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें उसे हैंडपंप और बर्मा उखाड़ते हुए भी दिखाया गया था। उस मूवी का अगर आप पहले 3 मिनट का सीन देखेंगे तो आपको ये पूरी घटना जो है वो रिमाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ट्रेन का चित्र दिखाया गया है, और ट्रेन में आप देखेंगे कि जो ट्रेन की एक्सेसिबिलिटी है उससे ज्यादा लोग अंदर और बाहर बैठे हुए हैं, और कहाँ जा रहे हैं? वो अपने अपने देश जाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब जल्दी से चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न की अगर हम बात करूं तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि चित्र में किस समस्या को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस समय की बात करें तो बहुत सारी समस्या जो थी वो हमारे सम्मुख थी, लेकिन अगर हम इस चित्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि ट्रेन में जगह की कमी है, तो ये वाली बात तो नहीं है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं अनियोजित व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तीसरा है शरणार्थियों की समस्या, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा आपका जो राइट आंसर वो क्या है? शरणार्थियों की समस्या को दिखाया गया है, क्योंकि शरणार्थियों को ही
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास जो है वो ये चित्र दिखाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो क्या है, सही मिलान पर आधारित जो प्रश्न है उसको यहाँ पर रखा गया है। तो पहला प्रश्न ही जो है सही मिलान से रिलेटेड वाला वो यही है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन चित्र को सही से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला विकल्प है वो है 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा अगर हम विकल्प देखते हैं, वो कह रहा है आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। तो ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तीसरा विकल्प यहाँ पर कह रहा है मानव इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह स्थानांतरण एक है। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है, ये तीनों ही विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमें और नहीं देखना, हमें देखना है कि तीनों विकल्प वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, डी, यानी कि एक, दो और तीन जो है ये सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1947 में भारत के शरणार्थियों की समस्याओं को किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो है पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। ऑप्शन बी जो है वो है आपका बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन सी है भारत और नेपाल और भारत और भूटान। तो ये दोनों तो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। अब ऊपर के जो दो बच जाते हैं वो आपको समझना है। देखिए 1947 की बात कर रहा है, तो उस समय तक बांग्लादेश जो है वो एग्जिस्ट नहीं था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 के वॉर के बाद हुआ। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत जो है इनके बीच शरणार्थियों की समस्याओं को देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर 1947 में सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों ही शहरों में सांप्रदायिक दंगे जो थे वो भड़क गए थे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी जो हैं वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो होप अब आपको ये वाला चित्र भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले चित्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो अगला चित्र है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो देसी रियासतें थी उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, वैसे तो बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है पटेल, लेकिन जब आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये आएगा तो यहाँ पर ये पटेल जो है वो नहीं लिखा होगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने भारत में जो 565 देसी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये चित्र उन्हीं से संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो देसी रियासतों के मालिक हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है, रजवाड़ों के शासकों को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये जो कुर्सी पर बैठे हैं वो क्या है, वहां की आम जनता है, यानी कि उनके ऊपर कितना ज्यादा शोषण कर कर यह अपना विकास कर रहे थे। तो आई होप अब आपको फिगर तो क्लियर हो गया होगा। आप चलिए जल्दी से चलते हैं यहाँ पर हम इस कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कार्टून में दाएं और के नेता को पहचाने और उनका नाम बताएं। तो नाम हमें क्या पता है, सरदार पटेल है। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। ये कौन है, सरदार पटेल। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये विकल्प आधारित सवाल है और यहाँ पर आपको इनमें से सही विकल्प की जो पहचान है वो करनी है। तो यहाँ पर कार्टून शासक और लोगों के बीच किस तरह के संबंधों को संकेत देता है। तो देखिए अब इस बेचारे की हालत देखिए और जो इसके ऊपर बैठा है उसकी हालत देखिए, आप आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हालत कैसी होगी। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है वो है रियासतों के शासकों का लोगों को शोषण करते थे। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दूसरे विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं कि रियासतों के शासक लोगों का दमन करते थे। तो ये भी क्या है, आपका सही आंसर है। विकल्प तीसरा देखा जाए तो शासक द्वारा लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता था। तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं, ख्याल रखने जैसी तो कोई चीज हमें दिख नहीं रही है। तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग आंसर हो गया।
और चौथा विकल्प है लोग अपने शासक का बहुत आदर करते थे। तो इस बेचारे की शक्ल देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आदर करते होंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, 1 और 2। अब जल्दी से ऑप्शन में देख लीजिए 1 और 2 कहाँ है, तो ए वाला जो विकल्प है वही हमारा राइट आंसर है। यानी कि विकल्प ए और विकल्प 2 जो है वो सही संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि रियासतों के मुद्दे को हल करने के विषय पर नेता द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण कितना सफल रहा, उसके बारे में हमें नीचे दिए गए विकल्पों में की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम पहले विकल्प के रूप में देख सकते हैं कि भारत में विलय के मुद्दे को सुलझाने में सफल रहे। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 565 देशी रियासतों को भारत में विलय करा लिया गया था। कुछ राज्यों को छोड़कर सभी आसानी से भारत संघ में शामिल हो गए। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी आसानी से इसमें शामिल हो गए थे। तीसरा विकल्प है अधिकतर राज्य भारत में शामिल होने को राजी थे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा है भारत के विलय के मुद्दे को सुलझाने में असफल रहे। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो अब जल्दी से आंसर में देख लेते हैं 1, 2 और 3 किस में है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, शाबाश, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी कि 1, 2 और 3 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि चित्र आधारित ही है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं एक चित्र को, जहां पर बीच में आप देखेंगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कौन है, नेहरू जी हैं। कौन है, नेहरू जी हैं, जिन्हें आप चाचा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आप कुछ राज्यों को मोटे मोटे स्तर पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपको महागुजरात दिख रहा होगा, यहाँ पर विशाल आंध्रा दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ब्राह्मण जो महाराष्ट्र है उसको दिखाया गया है, और यहाँ पर कर्नाटका को दिखाया गया है। तो ये जो मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, राज्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये पूरे चित्र की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये है राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बेटा, राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था उससे रिलेटेड जो है वो चित्र है। और यहाँ पर हर राज्य जो है वो अपने विस्तार की बात कर रहा है। तो आई होप अब आपको ये चित्र जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं कार्टून की तरफ। कार्टून का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कार्टून में बीच में व्यक्ति की पहचान करें और उसके आसपास की चुनौतियों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर पहले चित्र की बात करें, बीच में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक बहुत बड़े संकट में है। और वो संकट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उनके आसपास के जो राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके सामने चुनौतियां लाकर खड़ी कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो ये भी आपका विकल्प आधारित है। किस नेता ने रियासत के एकीकरण और भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की चुनौती का सामना किया। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सरदार पटेल जो है, इन्होंने सामना नहीं किया, इन्होंने समाधान किया। ठीक है ना, अगर हम पटेल की बात करें तो इन्होंने क्या किया, सामना नहीं किया था, इन्होंने तो समाधान निकाला था। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, पंडित नेहरू। तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने भाषाई आधार पर क्या किया था, सामना किया था। तो यहाँ पर देखिए अब आपका केवल दो जो है वो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र वास्तव में क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दो विकल्प देख रखे हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है, देश में विघटन का जो भय है उसको दर्शाता है। तो विघटन तो हमारा पहले ही हो गया था, आजादी के बाद ही जो है वो इन समस्याओं को हमने सुलझा दिया था। और दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या को। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। विघटन की समस्या तो हम पहले ही जूझ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए अब जल्दी से कि केवल दो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या है, आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। चलिए जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में इन सभी संघर्षों को कैसे बचा। यानी कि भारत जो है इस तरीके के जो संघर्ष उस समय मौजूद थे उनसे कैसे उसने अपनी रक्षा की, कैसे बचाव किया। अब देखिए आपके सामने ऑप्शंस जो हैं वो कई तरीके के ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं।
तो भारत के लोगों ने क्षेत्रीय मांगों की पहचान करी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो राज्य में कुछ स्वायत्तता प्रदान करके लोकतंत्र को बढ़ाया गया, तो ये भी हमने किया था। क्षेत्रीय मांगों का सम्मान किया था, तो ये भी किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? राइट ऑप्शन हो गया आपका डी, यानी कि उपरोक्त तीनों पॉइंट जो हैं वो इन सभी संघर्षों से बचाव को दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस संघर्ष ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के लिए विवश किया? तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि कौन सा ऐसा संघर्ष था जिसकी वजह से भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए उन्हें विवश होना पड़ा? तो पहला ऑप्शन है विशाल आंध्रा आंदोलन। वैसे तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे उनकी अनशन के कारण मृत्यु हो गई थी, और इसी कारण यहाँ पर जो दंगे हैं वो भड़क गए थे। तो यही जो है वो हमारा राइट आंसर भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन आयोग कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित बनाए गए? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन बी, कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। तो आई होप अब आपको ये चित्र और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो समझ आ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चित्र है वो रिलेटेड है आपके इसी चैप्टर से। और यहाँ पर अगर मैं चित्र की बात करूं तो इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर SRC लिखा हुआ है। SRC स्टैंड्स फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे आप हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरा चित्र है ये इसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़े से जिन को इस जार में प्रवेश करते हुए दिखाने का प्रयास किया गया है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? कार्टून में दिखाए गए नेता का नाम बताएं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ चीजों को समझना है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई ये वाला नेता कौन सा है जो कि जार में प्रवेश कर रहा है, तो ये वाले कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में नहीं पूछकर सबके बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर पीछे देखेंगे कुछ और नेता भी हैं। जैसे ये वाले जो नेता हैं, जैसे यहाँ पर ये नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? जाकिर हुसैन है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो नेता है ये क्या है? गोविंद बल्लभ भाई हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से नेता हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगर पंक्ति में सबसे लास्ट के बारे में पूछा गया है तो कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर सबसे आगे वाला पूछा है तो क्या हो जाएंगे? गोविंद वल्लभ पंत। तो होप अब आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यों को विभाजित करने के लिए कौन से आयोग को नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसे राज्यों को विभाजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका SRC के गठन से संबंधित है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था। कई बार हो सकता है कि इसका आपका फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो हम फुल फॉर्म भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। लेकिन यहाँ पर हमने किसकी बात की हुई है? यहाँ पर हमने इसके गठन के वर्ष की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4, राज्यों को किस आधार पर विभाजित किया गया था? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है क्वेश्चन नंबर 6, उन राज्यों की पहचान करें जहां अभी भी अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में हरित प्रदेश की भी मांग की जा रही है। ऑप्शन बी जो है पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों ही क्षेत्रों में अलग स्वायत्तता, अलग राज्य की जो मांग है वो की जा रही है। लास्ट जो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है
वो है कि कार्टून क्या दिखाता है या क्या दर्शाता है। पहले विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं कि नेहरू भाषावाद में जिन को फिर से चिराग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों ही पॉइंट सही है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि एक और दो वाला ऑप्शन कौन सा है। तो वो ऑप्शन है ए, यानी कि ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो आई होप अब आप इस चित्र को भी भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि संबंधित है हैदराबाद और निजाम से। तो यहाँ पर ये जो टोपी वाला व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये है और कोई नहीं, हैदराबाद के निजाम। कौन है? हैदराबाद के निजाम है। और यहाँ पर ये वाला जो व्यक्ति देख रहे हैं, इससे तो आप सभी परिचित हैं। ये कौन है? इनका नाम है सरदार पटेल। तो बेसिकली क्वेश्चन इन्हीं दो फिगर से पूछा जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति कौन है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चित्र में उस नेता की पहचान करें जिन्होंने रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई नो आपको इसका आंसर पता है, तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दें। एक प्रोटोकॉल है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर हमें बताना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर जो नेता हैं वो कौन है? सरदार पटेल हैं। और इन्होंने ही भारत संघ में देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है? हैदराबाद के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि उन्हें निजाम के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है वो विकल्प आधारित है। निम्न कथनों को अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान करें। निम्न कथनों का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान करें। अब पहला विकल्प क्या कह रहा है? हैदराबाद के शासक को बादशाह कहा जाता था, तो ये तो गलत हो गया भाई। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? बादशाह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार होते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बादशाह की जगह क्या होना चाहिए था? निजाम होना चाहिए था। और यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प है, बादशाह चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। तो ये भी क्या है? हमारा रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए कि सभी विकल्प गलत है। कौन सा ऑप्शन है? शाबाश, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो हैं वो गलत है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस फिगर से बन सकता है कि हैदराबाद के शासक ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता कितने सालों के लिए था? तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है? 1 साल के लिए ये समझौता जो था वो किया था। तो आई होप अब आपको ये वाला फिगर भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ से जो लास्ट हमारा फिगर बनता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस चीज को दर्शाया गया है। तो बहुत सारी भीड़ है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? यहाँ पर क्या है? बहुत सारी भीड़ है। दूसरा यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? महात्मा गांधी को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर डेड लिखा हुआ है। डेड मतलब अब गांधी जो है वो नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। चलिए अब आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि अब आपको फिगर क्लियर है, तो अब आप क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपरोक्त चित्र में किस घटना से संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है, विभाजन के दंगों से भी संबंधित नहीं है, और ये संबंधित किससे है? गांधी की हत्या से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर में ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी कि गांधी की हत्या से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 को उनके ही अंगरक्षक नथुराम विनायक गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको मिल गया है, क्योंकि गांधी की हत्या किसने करी? तो नोथूराम विनायक गोडसे, जो कि एक अति हिंदूवादी थे, उनके द्वारा ही क्या की गई थी? गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इस चैप्टर में से जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप अब आप इन सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने में समर्थ रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं। आपकी सभी क्वायरी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।